नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यालोक। बहुत दिनों के बाद मैं प्रारब्ध के मंच पर होस्ट के रूप में बैठा हूं और हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते प्यारे दुलारे हमारे पूज्य अग्रज पुष्कर अवस्थी जी। दादा बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम। राम राम व्यालोक भैया, राम राम। दादा चर्चा बंगाल की करेंगे क्योंकि बंगाल में एक विक्षिप्त महिला उस पूरे सूबे की मुखिया बनी हुई है। और मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से एक प्रदेश की मुखिया होकर भी ममता बनर्जी फाइलें लूटती हैं, हवाई चप्पल पहन के एप्पल का 17 प्रो मैक्स हाथ में लिए हुए दौड़ती हैं, सरकारी कर्मचारियों पर हमला बुलवाती हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही होती है तो टीएमसी के गुंडे पहुंचकर हंगामा करते हैं। इन सब के बावजूद अभी भी बंगाल के 8-9 करोड़ लोगों का भविष्य उन्हीं के हाथ में। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल उठता है, जनता कई बार पूछती है कि आखिर 56 इंच की सरकार को 356 लगाने में अब कौन सी देरी है। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जो एक बार इन्होंने लगाया और उसके बाद फियास्को हुआ, लेकिन हमने संदेश खाली देखा, हमने बर्दवान देखा, हमने मुर्शिदाबाद देखा, हमने कोलकाता देखा, हमने एनआईए की रेड देखी, हमने सीबीआई की रेड देखी, हमने ईडी की रेड देखी। हर एक जगह टीएमसी ने गुंडाई की। हमने आरजी कार देखा। क्या इन सारी चीजों के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज भी है? और शुरुआत इसी से, क्यों नहीं 356? जी भैया वे लोग बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न यदि जो लोग कर रहे हैं उनको पूरा हक बनता है। और ये जितनी घटनाएं तुमने बता दी हैं वो अपने आप में इस बात की सत्यता का प्रमाण है कि बंगाल में सब कुछ चल रहा है कि लोकतंत्र नहीं चल रहा है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के वर्ग में एक ऐसा वर्ग है, चाहे वो यहाँ के इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास में कह लीजिए, मीडिया में कह लीजिए, या स्वयं जो है जुडिशरी में कह लीजिए, वो इन सबसे अनभिज्ञ होके जो है किसी तरीके की उस पर कोई कार्रवाई को जो है एक जो है अलग ही रूप दे देती है, जो कि लोकतांत्रिक नहीं होता है। मैं समझता हूं कि पहले इन्होंने केंद्र की सरकार ने इन सब पे जो है अपना मंतव्य बनाया था, कोशिश की थी, सोचा भी रहा होगा। लेकिन अब मैं समझता हूं कि कुछ सालों से जो है मुझको लगने लगा है कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी नई नीति अपना ली। क्योंकि जब यदि बंगाल में जो कुछ हुआ यदि वो किसी और प्रदेश में होता तो मैं समझता कि इसका राजनीतिक या प्रशासनिक कोई दूसरा रास्ता जो है केंद्र सरकार उठाती। लेकिन बंगाल में मैं समझता हूं कि वो जो है वहां लॉलेसनेस है, लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, राज्य सरकार मनमानी कर रही है, उसका वो राजनीतिक हल नहीं ढूंढना चाहती है। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये बात उससे आगे बढ़ करके है। ये जो है स्वयं पूरे बंगाल की किसी एक सरकार को हटाने वाली बात नहीं रह गई है कि एक सरकार को हटा दे और जनता को मौका दे कि दूसरा किसी को चुन ले। बात उसकी भी नहीं। बात मैं समझता हूं कि डीप रूटेड है। ये जो है समाधान की तरफ जा रहा है। सत्ता परिवर्तन लक्ष्य नहीं है, समाधान लक्ष्य है। और समाधान लक्ष्य इसलिए है कि बंगाल जो है शेष भारत से कुछ मामले में विचित्र है। वो विचित्र ये है कि बंगाल जैसा बोलता है वैसा बांग्लादेश भी बोलता है। मतलब जब मैं बांग्लादेश कह रहा हूं कि जो 1947 से पूर्व 15 अगस्त 1947 से पूर्व बंटवारे से पूर्व जो बंगाल था, बंगाल भूमि थी जिससे कट के पूर्व पाकिस्तान बना, अब बांग्लादेश है, उसकी जनमानस की मानसिकता और बंगाल में जनमानस की मानसिकता लगभग एक ही है। और दूसरा भद्र लोक का, और जिसको हम करके बड़ा रोमांटिसाइज किया गया, उसकी भूमिका यहाँ पर सत्ता पक्ष में चाहे बांग्लादेश में हो चाहे यहाँ पे हो, पश्चिम बंगाल बड़ी भूमिका रहती है। यहाँ पे इसको ये समझ लीजिए कि बंगाल की समस्या जो है आज की नहीं, बंगाल कभी ऐसा नहीं था कि हमेशा से बंगाल ऐसा रहा। पश्चिम बंगाल ये जो है हमारा जो है ये पूरा बंगाल क्षेत्र जो है ये 250 साल से एक जड़ मानसिकता में जकड़ा हुआ है। वो मानसिकता क्या है?
आप बांग्लादेशी से बात कीजिए, वो सीधे 17वीं से 18वीं शताब्दी में पहुंच जाएगा, जब बंगाल सल्तनत खत्म हुई थी, वो वहां से जोड़ता है। पाकिस्तान वाला मीर कासिम पहुंच जाता है, ये यहाँ पहुंच जाता है। प्लास्टिक युद्ध में नहीं हारे होते, सल्तनत हमारी थी। यही भान जो है बंगाली मुसलमान जो वहां बैठा हुआ है बंगाल में, उसके भी है, और स्वयं वहां का जो भद्रलोक है, जो राजनीतिक क्लास जो है, बौद्धिक का जो उनका क्लास है, सब में है। कारण क्या है? जब 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कब्जा जमाया बंगाल क्षेत्र पे, और बंगाल में जो है कलकत्ता को अपना केंद्र बिंदु बनाया, तब उन्होंने जो है अपने दीर्घकालीन जो उनकी उद्देश्य था कि भारत को गुलाम बना के हमको इसका दोहन करना है। दोहन कैसे करेंगे? कितने लोग आ पाएंगे दोहन करने के? तो उनके लिए उनको एक क्लास बनानी थी, एक वर्ग बनाना था इन्हीं में से जो इनका सहायक हो, ताकि वो जो है उन्हीं के माध्यम से ही उन्हीं के लोगों को चूस सके। वहां से एक क्लास स्टार्ट। राजा राम मोहन राय ऐसा फ्रॉडियर जो क्रिश्चियन था, उसको हिंदू विलकाए, और उसके तहत जो है उन्होंने पश्चिम बौद्धिकता को यहाँ पर जो है इस संदर्भ में घुसने की कोशिश की, या उसमें मिलावट कराई, ताकि यहाँ का वर्ग जो है, यहाँ जो रहने वाला आदमी है, वो अपनी ही परिपाटियों, अपने ही धर्म से हीन भावना से ग्रसित हो जाए। जो यदि वो जो हाथ से खा रहा है उससे उसको घृणा आ जाए, वो जो है धोती कुर्ता पहनता है उससे उसे घृणा हो जाए, जो पूजा पाठ करता है वो डकिया रूसी लगने लगे। तब उन्होंने जो है, इसीलिए ब्रह्म समाजवाद भी आया। इसी पीरियड में इन्होंने क्या किया, जो 8th क्लास 10th तक अंग्रेजी पढ़ लिया उसको अपने यहाँ पहले तो 1857 तक तो जो है कंपनी ने जो है अपने यहाँ नौकर रखा। जब आप सबको चूस रहे हो, जहां का जो है आपने जो है ग्रामीणांचल का व्यापार, शहर का व्यापार आपने तस्वस्त कर दिया हो, तो ऐसी हालत में नौकरी की मजबूरी में एक अंग्रेजी पढ़ा हुआ 8th क्लास पास किया या 5 क्लास पढ़ा हुआ आदमी बाबू बन जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और वो उसके पैसे आते थे। तो वो एक हो गया, वो रेस हो गई। 1857 के बाद जब ब्रिटिश राज ने पूरा कमान संभाल ली पूरे भारत में, कलकत्ता राजधानी बनाई गई। कलकत्ता जो राजधानी बनी वो एक श्राप हो गया। वो श्राप क्या हो गया कि जब कोई राजधानी बनती है, वो भी जहां पर कि व्यापार के द्वारा सत्ता में आया होता है, तो जो व्यापारी का जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है ना, वो भारत ने देखा वहां पर, और उस क्रॉनिक कैपिटलिज्म को दिया यहीं के लोगों ने। उसके लिए क्या भद्रलोक बना। भद्रलोक क्या था? जो रेनेसां पीरियड ऑफ बंगाल कहते हैं ना, ये वही पीरियड था जिसको आपने ऊंचा उठाया, जिसकी पीठ पे हाथ रख दिया, जिसको ये प्रमाणित कर दिया ब्रिटिश राज ने कि ये बौद्धिक है। तो ये बौद्धिक अहंकार 19वीं शताब्दी से चला उनके अंदर। हाँ, उसके अंदर जो है कुछ क्रांतिकारी भी निकले, विवेकानंद ऐसे लोग भी निकले, भक्ति का आंदोलन भी हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष का जो है प्रश्रय उसको ही मिला। तो 1911 में जब राजधानी शिफ्ट कर दी गई, तब उस वक्त तक जो है बंगाल में ये पूरी तरीके से अंदर मठ गया था कि बंगाल शेष भारत से विशेष है, बंगाल की बौद्धिकता शेष भारत से विशेष है, बंगाल का संगीत, बंगाल की उपन्यास, बंगाल का लेखन पढ़न, सब कुछ जो है शेष का भारत का मतलब सनातन से ही अलग है, सनातन से ही भी विशेष है। ये जो विशेषाधिकार और विशेष का What Bengal thinks today, India will think tomorrow. ये वाक्य ही ज्यादा बताता है कि कितनी अहमन्यता, कितना अहंकार और कितना गर्व, थोथा गर्व, खोखला गर्व। जो बाबू शब्द अपमानजनक था, जैसे इंडियन शब्द अपमानजनक था, उस बाबू शब्द को इन लोगों ने कलगी की तरह, मुर्गे के सिर पर लगी कलगी की तरह धारण किया और घूमने लगे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि ये सामाजिक मसला है, इसका राजनीतिक हल केवल
मात्र राजनीतिक हल नहीं निकलेगा, इसमें सामाजिक हल, इसमें धार्मिक हल, इसमें सनातन की ओर लौटने का हल, ये सारे हल ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आज जिसे बांग्लादेश कहा जा रहा है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही है और हो चुका है। वहां की आप मानसिकता देखिए, तो उसे बांग्लादेश को अब ईस्ट पाकिस्तान कहिए, ईस्ट बंगाल कहिए, जो कहना है कहिए, ईस्ट बंगाल मत कहिए, हमारा जो बंगाल है वो अभी भी सनातनी है और तमाम घालमेल के बावजूद बचा हुआ है, क्योंकि उसी बंगाल में आप देखिए, आपने राजा राम मोहन राय का जिक्र किया, एक ब्राह्मण को खोजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा ताकि वो सती प्रथा जो कहीं हमारे यहाँ है ही नहीं, उसे हमारे माथे पर ऐसा चिपका दिया गया कि आज बड़े बड़े लिखाड़, बड़े बड़े बुलक्कड़ बोलते हैं कि हाँ हाँ सती प्रथा तो हमारे यहाँ खराब थी जी, हमने किया, जो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। क्या आपको वैसी संस्कृति, दर्शकों श्रोताओं सोचिएगा जरा, कि क्या आपको ऐसी संस्कृति में पर्दा का निशान नजर आएगा जहां खजुराहो और कोणार्क हैं, जहां मदनोत्सव होता था सरस्वती पूजा से लेकर होली तक, और हमें पूरा इतिहास बोध हमारा गायब कर दिया गया, और बंगाल में तो खासकर। पुष्कर दा जी, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण वे लोग और मैं चर्चा करूंगा लोगों से, इस पर गंभीर चर्चा, जो कि तुमने बात बिल्कुल सही की, मतलब जो मैं बात कहना चाहता हूं उसका तुमने मूल पकड़ लिया कि राजनीतिक हल अब इसका हो ही नहीं सकता। राजनीतिक हल से ज्यादा बढ़ के बात हो चुकी है, इसमें पूरे एक समाधान या रीचर्निंग की बात आ गई, और उसके लिए जो है इसको दोष नहीं, समय काल का होता है, हो गया। इन्हों देखिए बंगाल में की, और देखिए जब बांग्लादेश में जो है जब से यूनुस आया है, ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही, ठीक है, कई बार बातें की, आप शेष भारत से आपने काफी उसके विरुद्ध आवाज और उसके खिलाफ आक्रोश सुना होगा। बंगाल से कितने लोगों ने कहा, इसका विरोध किया? मुझे आप बताइए कि कौन प्रबुद्ध वर्ग है, छोड़ दिए टीएमसी को, वहां का कौन सा बौद्धिक तत्व है, बहुत बुद्धिजन है जो आके चिंगाड़ा हो? कारण क्या है? ये लोग जो है, ये अभी भी उस कहना से कि उस कोहरे में है बंगाली समाज, जो समझता है कि उनकी बंगाली वेशभूषा, उनका बंगाली बोलना, उनका बंगाली खान पान, उनके तीज जो है वो जो है उनके इस्लाम मजहब से ऊपर है। ये इन्होंने डिफरेंशिएट जो है, इसको इनको समझ में नहीं आया अभी तक जो है, और मानने को तैयार नहीं। कारण क्या है? जिस सोहरावर्दी ने, जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी बंगाल प्रेसिडेंसी में, उसने डायरेक्ट एक्शन में हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कटवाया 16 अगस्त को 1946 को। उसी सोहरावर्दी के साथ जब बंटवारा भारत को हो रहा था, तो शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र के भाई, और साथ में कुछ और जो उस वक्त के जो मुख्य केवल जनसंघ हिंदू बताओ छोड़ दीजिए आप, हिंदू कांग्रेस के जो, वो सब लोग जो है मिलके बैठे और एक प्रस्ताव बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बंगाल का, कि भारत के 2 नहीं 3 टुकड़े होने चाहिए। और वहां के गवर्नर के पास गए, गवर्नर ने उसको जो है अप्रूव किया। उसके बाद वो लोग गए वर्धा है गांधी जी के पास, गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, जिन्ना से पहले ही मिल चुका था, लेकिन बाद में जिन्ना को ये अकल आई कि साला जो है जी तीसरा देश बन जाएगा, तो जो पूर्वी पाकिस्तान को सोच रहे हैं, जहां से पाटन वाटन की जो इंडस्ट्री जो बेल्ट थी, और फूड बेल्ट थी, वो खत्म हो जाएगा, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। लेकिन बापूजी ने अपने हाथ, गांधी जी ने हाँ कर दी थी। वो तो कृपलानी थे अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जहां पर ये हो कि 4 महीने जो कातिल खंजर लेके पूरे खानदान को आपस में निपटा रहा हो, उसी कातिल के साथ आप सुहागरात बनाने को तैयार हो गए, तो ये मानसिकता कहां से आती? ये वही बुद्धिजन थे कि जो बंगाल आज जो सोचता है वो शेष भारत जो है 100 साल बाद सोचता है। ये उसी का दम था। इसीलिए 47 के बाद जब आजादी मिली,
उस जमाने में वे लोग ये 50 और 60 के दशक में वहां के फिल्म, वहां के इफ्ता का ड्रामा और नाटक, उन सब में बंटवारे की पीड़ा दिखती थी। लेकिन बंटवारा कौन सा बंटवारा? वहां से जो आया शरणार्थी कलकत्ता में आकर जो है सरवाइव कर रहा है, उसकी कहानी कहते थे। लेकिन वो शरणार्थी क्यों बना, इसकी कहानी नहीं कहते थे। और वामपंथ का ये पूरा गेम था। वामपंथियों के साथ पूरी तरह मिल गए ये इसके अंदर, इस भूमिका में, कि अपने कातिल की हमको शिनाख्त नहीं करनी और ब्लेम हमको जो है 47 के बाद जो उदय हुआ भारत है उस पर डालना है। और वहां बुर्जुआ वर्ग और व्यापारी वर्ग और इस तमाम चले के जो उपमाएं ठोक ठोक के लगाई गई, इसीलिए वहां पर जो है और दूसरी, बंगाल के समाज क्योंकि इतना ज्यादा बाबूडम में चला गया, जो बाबुओं की जो एक कुछ ट्रेट्स होते हैं वो बंगाल से ही आए, कि सत्ता में जो कोई शासक है यदि उसने उसको जो है समय को रोक दिया है या उसके भूतकाल का जो उसका आनंद है उसको लेने दिया है, उसके पूर्व इतिहास की उष्मा में उसको में जो है उसको गर्मी दे दी है, तो ऐसे व्यक्ति को वो हटाने में जो है जल्दीबाजी नहीं करते। बंगाल में कलकत्ता पूरी जो है 50-60 का दशक और आधा 70 का दशक कांग्रेस रही। उसके बाद जब वामपंथी आए तो 3 दशकों तक ऐसा तो था नहीं कि आखिरी के 5 साल खराब थे, वो तो शुरू से दिख रहा था। जो मैस्कर किए कम्युनिस्टों ने, सबको मालूम है 70 के दशक में क्या हुआ, 80 के दशक में नहीं हुआ, बड़ी संख्या जिताते रहे। फिर ममता आ गई। ममता ने क्या किया? ममता ने केवल नकाब बदला, एपरेटस तो वही रखा है, वही सेम एपरेटस जो 47 के बाद है। जो कांग्रेस का था वो लिया वामपंथ ने, वामपंथ के बाद लिया तृणमूल कांग्रेस से। आज भी क्या है, लोग कहते हैं भी वही, लोग भी वही, क्लब भी वही, तोलेबाजी भी वही, कट भी वही, भ्रष्टाचार भी वही, हिंसा भी वही और तौर तरीके भी वही। तो देवियों और सज्जनों, दादा ने जो बात कही है कि यह केवल और केवल राजनीतिक बात नहीं है, यह सामाजिक बात है। और बंगाल के समाज ने बहुतेरे पाप कर्म किए हैं। उस ज्योति बसु को अपने माथे पर बिठाकर नाचे हैं, जो ज्योति बसु सीधा सीधा ट्रेटर था। हमारे चेयरमैन माओ, ये बंगाल की दीवारों पर लिखा गया, बोला गया, किया गया, इसी पर सीपीआई और सीपीएम का बंटवारा हुआ। लेकिन मजा देखिए कि आज भी ये दोनों राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और इन मान्यताएं रद्द नहीं की जा रही हैं। आज भी इस देश में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लड़ती है। वो कोई नई पार्टी नहीं है सर, मुस्लिम लीग में बस इंडियन जोड़ दिया गया। आप आज भी इस देश में रजाकार ओवैसी चुनाव लड़ता है और दम्भ भरी बातें करता है, गर्जना करता है। रजाकारों का इतिहास जरा देखिए। तो देवियों और सज्जनों, बंगाल एक उदाहरण मात्र है और यह पूरे देश की बात है। सामाजिक परिवर्तन का दौर चला है, जैसा कि हमारे संपादक महोदय कहते हैं। 2014 की सांस्कृतिक क्रांति के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं और हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बंगाल इस बार अगर वापस नहीं आया फोल्ड में, कम से कम राजनीतिक तौर पर, तो बंगाल का डूबना तय है। और बंगाल की जनता से खास तौर से अपील है, सनातनियों से, हिंदुओं से, कि अगर इस बार आप नहीं सुधरे तो आपको ईश्वर भी नहीं बचा पाएंगे शायद। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। और जाते जाते फिर से वही निहोरा, प्रारब्ध को आपने लाइक किया है, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इसका बहुत बहुत आभार। हम 5 लाख का परिवार बन चुके हैं, इसके लिए आप सबकी जय। और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि जो भी चर्चा हम लोग करते हैं वो आपको सबसे पहले सूचना मिले। पुष्कर दा, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जय सिया राम। राम राम भैया, राम राम।